Yes, Parth, you have doubts. You raised hand. Please let me know if you have any doubts. All right. Okay. So, yes. Hello, everyone. Good afternoon. So, this is the first class for that 11 students that I'm taking now or dealing now. All right. So, I think you are familiar with me. I have taken you classes on Saturday and Sunday, right? So, I'm taking that all region classes on Saturday and Sunday. So, as the plus classes have been started, so we are going to continue this journey together. Okay, you, me, this 11th standard. Okay. So as you know, in the last weekend classes on Saturday and Sunday, I have taken you the classes of cell, the unit of life. है ना? We have done the question and answer solving of cell, the unit of life. So that question and answers are completed. So I'm moving ahead next for the next chapter. So which is the next chapter? The next chapter is nothing but biomolecules. We will be studying biomolecules today. Okay, so I thought of giving you an orientation of what NEET is, of what JEE is, but I feel like I have already done that on Saturday's class. ओके जब हम लोग लेते हैं ना बेटा सैटरडे संडे की क्लास, तो उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी ओरिएंटेशन आपको दिया है, मैंने आपको समझाया है नीट क्या है, नीट किस चीज़ों के लिए ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें मैं फिर उस चीज़ों को रिपीट नहीं करना चाहती, क्योंकि आपको पता है हमारा सिलेबस कितना वास्ट है। प्लांट फिजियोलॉजी करना है, एनिमल फिजियोलॉजी करना है, ये दो करे तक ना मतलब इंसान को आधा जैसा क्या कहते हैं दुनिया घूम के आए जितना मुश्किल है वो तो। ठीक है, तो इसीलिए मुश्किल नहीं है, इजी है, इंटरेस्टिंग है, समझ के पढ़ो तो बहुत अच्छा है। बट द थिंग इज ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, समझाना भी और आपको पढ़ना भी, प्लांट फिजियोलॉजी और एनिमल फिजियोलॉजी। तो अब हम लोग वर्ज पे है, अभी बायोमोलिक्यूल्स के बाद वी विल बी डूइंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। वो करने के बाद हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो आई होप हम लोगों की जर्नी साथ में बहुत अच्छी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो बेटा मैं आज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है बीच में तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आस्क मी। ठीक है, आप मुझे पूछिएगा। और ये जो क्लास है ना बेटा, ये हिंदी कम्युनिकेशन में होगी, तो ज्यादा से ज्यादा मैं हिंदी यूज करूंगी, बहुत कम इधर उधर कहीं समझाने के लिए कुछ इंग्लिश यूज होगा सिर्फ। ठीक है, चलो। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं बेटा, तो ये है आउटलाइन ऑफ द चैप्टर। ओके, सो केमिकल कॉम्पोजिशन एनालिसिस। ओके, तो हम लोग देखने वाले हैं कैसे एक लिविंग टिश्यू का या फिर एक लिविंग सेल से हम उसका केमिकल कॉम्पोजिशन निकालेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, क्या क्या है उस सेल में देखेंगे, वो सारी चीजें। ठीक है, देन वी विल बी सीइंग बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। हम लोग ये प्रोसेस कैसे करते हैं, कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये सारी चीजें बेटा हम लोग देखने वाले हैं। देन कमिंग टू प्रोटीन्स। ओके, व्हाट आर प्रोटीन्स एंड व्हाट प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ, प्रोटीन्स किन से बने हैं, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखो बेटा सारे बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम लोग न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक आपके सिलेबस से उसको हटा दिया गया है। कुछ पार्ट जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, जो एलिमिनेटेड पार्ट है उसको निकाल के मैं आपको पढ़ाऊंगी। समझ में आ रहा है? चलो, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो बिफोर गेटिंग इनटू द कॉन्सेप्ट, आई एम गोइंग टू आस्क यू वेरी बेसिक क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ये चैप्टर हो गया होगा आपके क्लासेस में, अगर नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज जानने के लिए कि आप किस लेवल पे हो, यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स इज, ओके, प्रोटीन्स का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, या फिर मेकिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन किस चीज से बना है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शंस है न्यूक्लियोटाइड, शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। ओके, तो यहाँ पे बेटा मैं पोल नहीं लॉन्च करूंगी। ओके, पोल नहीं लॉन्च करूंगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे गूगल मीट में आप देख रहे होगे ना, यहाँ पे चैट बॉक्स होता है, तो इस चैट बॉक्स में बेटा आप मुझे मैसेज करोगे। ओके, व्हाट इज योर आंसर, जैसे न्यूक्लियोटाइड हो गया, शुगर हो गया, अमीनो एसिड या फैटी एसिड, विच अकॉर्डिंग टू यू इज अ करेक्ट आंसर, वो आप यहाँ पे टाइप करोगे। ठीक है,
Yes. Which do you think is a correct answer? कौन सा है बेटा आपके हिसाब से सही जवाब? कोई तो कुछ तो लिख दो। चलो, बिगिनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है। मैं चाहती हूँ कि सब लोग यहाँ पे अटेंटिव रहे। कमॉन, समृद्धि, सृष्टि, पार्थ, पीयू जोशी, वेरी गुड। अच्छा, समृद्धि ने आंसर किया। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। एंड आपका आंसर सही है। ओके, योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं बेटा? एज यू नो, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, ऐसे 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 करके। यस जयदीप, यू हैव रेज्ड हैंड। कुछ डाउट है बेटा? क्यों रेज हैंड कर रहे हो? अगर कुछ डाउट नहीं है तो, सिर्फ डाउट है तो तब रेज करो। ठीक है, अगर है तो डाउट पूछो। रेज किया ना अभी हैंड, अभी डाउट पूछो। ठीक है, तो चलो, दीज आर अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड्स हैं, और ये अमीनो एसिड किससे बने हैं बेटा? दीज आर बाउंडेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड होती है। पेप्टाइड बॉन्ड से जमे हुए होते हैं अमीनो एसिड्स। और ये जो पूरा अमीनो एसिड का चेन है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटीन। ओके, इसको हम कहते हैं प्रोटीन या फिर पेप्टाइड। ठीक है, तो अमीनो एसिड्स इज अ मेन मोनोमर। मोनोमर है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से बन के प्रोटीन बनता है, विच इज अ पॉलीमर। ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज नथिंग बट सी अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या, सॉरी, न्यूक्लियोटाइड क्या करता है? न्यूक्लिक, न्यूक्लियोटाइड बनाता है न्यूक्लिक एसिड। शुगर किसको कहते हैं बेटा? शुगर हम लोग कॉमनली कहते हैं कार्ब्स को। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कहते हैं शुगर। ठीक है, तो कमिंग टू फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स आप कहाँ पे देखते हो? लिपिड्स में देखते हो। ठीक है, सो कमिंग टू नेक्स्ट, यहाँ पे देखो बेटा, आंसर इज अमीनो एसिड। क्या मैंने बताया आपको? यहाँ पे अमीनो एसिड्स हैं। अमीनो एसिड्स आर बाउंडेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड इट गेट्स पॉलीमराइज्ड। ठीक है, मोनोमर इज अमीनो एसिड। ये जमते जमते मिलते मिलते पूरा एक पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। Okay, so primary structure of protein is due to the presence of hydrogen bond, peptide bond, disulfide linkages, glycosidic bond. Which do you think is a correct answer? Hydrogen bond, peptide bond, disulfide linkages, glycosidic bond. No, Samruddhi, your answer is wrong. अभी का क्वेश्चन में पूछ रहे हो ना आप, तो नहीं बेटे, गलत है। ओ कम ऑन, बायोमोलिक्यूल्स आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, ये इसका प्रूफ है। ठीक है, देखो बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड आप देखते हो न्यूक्लिक एसिड्स में। बेटा, न्यूक्लिक एसिड्स में देखते हो, न्यूक्लिक एसिड्स में क्या होता है? शुगर एंड फॉस्फेट बैकबोन। शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ओके, शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो? यहाँ पे जो हम शुगर होता है ना, वहां पे न्यूक्लियोटाइड रहता है, या फिर हम कहते हैं इसको नाइट्रोजनस बेस। ओके, यहाँ पे अगर ए है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ टी जमा होगा। अगर यहाँ पे जी है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ सी होगा। ठीक है, जब आप न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हो या फिर नाइट्रोजन बेसिस की बात करते हो, देयर आर टोटल 4 नाइट्रोजन बेसिस: अडेनाइन, थाइमिन, ग्वानाइन, साइटोसाइन। ठीक है, जब ए टी के साथ मिला होगा तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको? वेट, मैं डिफरेंट कलर में ड्रॉ करती हूँ। ए और टी के बीच में जो 2 लाइन मैंने बनाए हैं ना, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो आप मुझे बताओ, हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे देखते हो? डीएनए में देखते हो। ठीक है, डीएनए में क्या होता है? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। एंड वो नाइट्रोजनस बेसेस क्या करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाते हैं, लाइक दिस। ठीक है, तो ऐसे होता है फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, ये बैकबोन है, ये डीएनए का बैकबोन कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, ऐसे करके बैकबोन बना होता है। इस बैकबोन में बेटा आपको यहाँ पे अंदर नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। ठीक है, अब आप मुझे पूछेंगे मैम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको कहाँ पे मिलेगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड आपको डीएनए में भी मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों में मिलेगा बेटा आपको, ये न्यूक्लिक एसिड्स में भी मिलेगा और आपको ये जो है सो कार्बोहाइड्रेट्स में भी देखने को मिलेगा। ओके, सो डाइसल्फाइड लिंकेजेस आप कहाँ पे देखोगे? इसको आप देखोगे बेटा एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज का जो प्रोटीन्स बनते हैं ना हमारे बॉडी में, तो वहां पे आप डाइसल्फाइड लिंकेजेस देखते हो।
ओके, डाइसल्फाइड लिंकेजेस वहां पे देखते हो, जैसे मैं कहती हूँ बेटा एंटीबॉडीज। अब आगे जाके क्लासेस में पढ़ोगे, जो ये आपके सिलेबस में है नहीं डाइसल्फाइड लिंकेज, बट फिर भी इसने दिया है, मैंने बता दिया। पेप्टाइड बॉन्ड्स बेटा आप तो प्रोटीन में देखते हो, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड देखते हो। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे देखोगे बेटा? यूजुअली इन डीएनए, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया, ठीक है। सो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर है क्या चीज बेटा? देखो अभी मैंने बताया ना आपको, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, ऐसे करके ये पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। ये लीनियर जो अरेंजमेंट है ना, लीनियर मतलब एक लाइन में अरेंजमेंट, इसी को हम लोग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। फिर वो क्या कहते हैं, वो बाइनरी स्ट्रक्चर, फिर वो टर्शियरी, क्वाटरनरी, वो आगे जाके मैं समझाऊंगी आपको क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। आई टोल्ड यू राइट, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर विच इज अ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड एंड अमीनो एसिड्स। अगर हम सेकेंडरी में आते हैं तो यहाँ पे देखो हीलिक्स आपको मिलता है, राइट हैंडेड हीलिक्स में होता है बेटा प्रोटीन में, ठीक है। राइट हैंडेड हीलिक्स में ऐसे 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 करके मूव होता है, जैसे एक रिबन आप घुमाते हो ना, वो हीलिकल शेप में, वो होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ना, ये और ज्यादा कंडेंस होगा और ज्यादा एक ग्रुप में बन जाएगा। ओके, जैसे आप इसको एक वुलन बॉल की तरह कंपेयर कर सकते हो। आप एक वुलन बॉल देखो बेटा, वुलन बॉल, शायद आपकी नानी अगर कोई वुलन का स्वेटर बुन रही हो तो आप देखोगे एक वुलन धागे का एक बॉल होता है, उस बॉल से थोड़ा सुई लगा के, उसको जो सुई कहते हैं ना, क्या कहते हैं बेटा उसको? नीडल, नीडल। तो उस नीडल को लगा के ऐसे स्वेटर बुनते रहते हैं। ओके, तो वैसे दिखता है टर्शियरी स्ट्रक्चर, लाइक अ बॉल ऑफ वूल, ठीक है। तो उस बॉल ऑफ वूल अगर एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में चार हैं तो उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ओके, अग्रीगेशन ऑफ टू आर मोर पेप्टाइड्स। ओके, टू आर मोर पेप्टाइड्स, यहाँ पे देखो दो से ज्यादा अगर अग्रीगेशन है तो उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो अल्फा ग्लोबिन चेन रहते हैं, दो बीटा एंड बीटा, दो होते हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। चलो, now you can see here, let's get into biomolecules. Biomolecules are nothing but the chemical compounds found in living organisms. जब हम बेटा केमिकल्स कहते हैं तो केमिकल्स कहीं पे भी होंगे, ओके, कहीं पे भी होगा, बहुत सारी चीजें केमिकल से बनी होती हैं। जब हम बायोकेमिकल्स कहते हैं तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लाइफ के साथ रिलेटेड हैं, इसीलिए इनका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? ये एक टाइप ऑफ केमिकल कॉम्पाउंड्स है जो हम जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड ये जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। दे माइट बी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आगे जाके पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग केमिकल कंपोजिशन निकालेंगे या फिर एनालिसिस करेंगे। देखो बेटा, आप सबको पता है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ रहने के लिए क्या जरूरी है? सेल जरूरी है। अब ये एक सेल से तो पूरा काम नहीं हो सकता, हम तो ह्यूमंस हैं, हम यूकैरियोट्स हैं, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, ओके। तो एक सेल का काम कहाँ पे होगा? प्रोकैरियोट में होगा, आप लोगों ने देखा है जैसे बैक्टीरिया। बट हम ह्यूमंस में क्या होगा? सेल अग्रीगेट करेगा टू फॉर्म अ टिश्यू, ओके। सो सेल्स टुगेदर make a group, that group is called as tissue which perform similar function, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, फंक्शन भी सेम होगा, और ये मिलजुल के कोऑर्डिनेटेड टाइप में काम करते हैं, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है, आप कोई टिश्यू ले लो, जैसे एक लीफ हो गया, ओके, कोई एक लीफ। तो अब हम जानना चाहते हैं इस लीफ में आखिर है क्या, क्या है इसमें, केमिकल कंपोजिशन क्या है, या फिर वाटर कंटेंट कितना है, या जो भी है बेटा इसके अंदर क्या है आखिर। तो वो आप देखना चाहते हो तो उस लीफ को आप क्या करोगे? कंपोजिशन करोगे बाय डूइंग सम टाइप ऑफ एनालिसिस। तो क्या करोगे? देखो बेटा, आपको क्या करना है, या तो वेजिटेबल लेना है, या तो कोई पत्ता लेना है, पत्ता, भाजी, सब्जी, या फिर आप एनिमल्स में देखना चाहते हो, एनिमल सेल में, तो आप एक पीस ऑफ लीवर ले लो। अब आप बोलोगे मैम मैं खुद का लिवर कैसे काटूं? बेटा आपके खुद के लिवर की बात नहीं हो रही है, गोट के लिवर की बात हो रही है, या किसी दूसरे एनिमल की बात हो रही है, ठीक है। चलो, सो अ पीस ऑफ वेजिटेबल, बेटर यू टेक वेजिटेरियन, ओके। तो वेजिटेबल ले लो, लीफ ले लो, उसको आप क्या करो बेटा, मोटर एंड पेसल में डालो। मोटर पेसल किसको कहते हैं? जैसे इसको कहते हैं ना इमाम दस्ता, वी कॉल इट एज इमाम दस्ता, आपकी केमिस्ट्री लैब में या बायोलॉजी लैब में बिल्कुल होगा, ओके। दिस इज मोटर एंड पेसल,
इमाम दस्ते में आप लीफ डालोगे या वेजिटेबल डालोगे एंड उसको क्या करोगे, क्रश करोगे विथ योर हैंड। ओके, क्रश करने के बाद आपको क्या मिलेगा, ये कुछ जूस जैसा लिक्विड मिलेगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यू नो द क्या कहते हैं, यस, ये वो है बेटा मिक्सचर जो हमको मिला है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मतलब आधा आधा ऐसा ग्राइंड हुआ है ना, इसमें हम डालेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, पहले वेजिटेबल को थोड़ा मोटा मोटा ऐसे कूट लिया, फिर उसमें हमने क्या डाला, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब उसको अच्छे से ग्राइंड किया, मतलब हाथ से ही, विद द हेल्प ऑफ हैंड आपने अच्छे से उसको ग्राइंड किया। अब आप क्या करोगे, उसको एक थिक स्लरी जैसा बनाओगे। स्लरी मतलब वो एक, क्या कहते हैं बेटा, इट्स अ रनी वाटर। ओके, वाटर जैसा रनी होता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ लिक्विड। ठीक है, स्लरी बना लिया हमने। तो इस स्लरी को फिर हम छानेंगे। छानना क्या कहते हैं, स्ट्रेन। ओके, आप एक मसलिन क्लॉथ या सूदी का कपड़ा जिसको कहते हैं ना, बहुत बारीक सूदी का कपड़ा, उसमें हम इस स्लरी को डालेंगे और उसको छानेंगे। जब हम छानेंगे ऐसे मदोड़ मदोड़ के, दबा दबा के जब इसको छानेंगे, तो हमको दो चीजें मिलती हैं बेटा, एक फिल्ट्रेट मिलता है और एक रिटेंटेट मिलता है ना। व्हाट इज फिल्ट्रेट? फिल्ट्रेट इज दैट स्ट्रक्चर आफ्टर स्ट्रेन व्हाट यू हैव गॉट इन अ ग्लास। अब एक ग्लास है बेटा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपने चीज क्लॉथ में नहीं लिया, तो आप जैसे समझ ले बेटा, जैसे चाय छानते हैं ना छन्नी में, छन्नी होती है, चाय को आप ऐसे करके छानते हो, तो अब छन्नी के नीचे जितना भी चाय गिरा है, दैट चाय इज फिल्ट्रेट। चाय की पत्ती जो आपके छन्नी में रह गई है वो रिटेंटेट है, वो रिटेन हुआ है बेटा, वो रिटेंटेट है, पत्ती रिटेंटेट है, जो चाय है वो फिल्ट्रेट है। तो आप ऐसे जब छानोगे तो आपको दो चीजें मिलती हैं, एक फिल्ट्रेट एक रिटेंटेट। अब फिल्ट्रेट को हमने एक फैंसी नेम दे दिया, हमने कहा इसको एसिड सॉल्यूबल पूल, और रिटेंटेट को कहा एसिड इनसॉल्यूबल पूल। क्यों कैसे कहा, क्योंकि बेटा हमने जब ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला, तो हमारा जो एसिड सॉल्यूबल पूल है, वो कैसे हुआ, वो एसिड के साथ सॉल्यूबल होके फिल्ट्रेट में चला गया, मतलब एसिड के साथ सॉल्यूबल हुआ, वो फिल्ट्रेट के अंदर चला गया। अब ये जो हमारे छन्नी में रह गया है जैसे पत्ती, वो सॉल्यूबल नहीं हुआ एसिड के साथ, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ सॉल्यूबल नहीं हुआ, वो इनसॉल्यूबल है और वो सीव में रह गया, या मीन छन्नी में रह गया। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेट। फिल्ट्रेट इज एसिड सॉल्यूबल, रिटेंटेट इज एसिड इनसॉल्यूबल। याद रखो बेटा, फिल्ट्रेट चाय है, रिटेंटेट चाय की पत्ती है। नाउ ये फिल्ट्रेट क्या है बेटा, इट कंटेन्स बायोमाइक्रोमोलिक्यूल। क्यों इसको हम कह रहे हैं माइक्रोमोलिक्यूल, क्योंकि बेटा छन्नी के अंदर से फिल्ट्रेट में आया है, तो छाननी तो क्या है बेटा, उससे कम शेप में। ओके, पत्ता थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, अब हमारा फिल्ट्रेट जो है वो लिक्विड ही है। ठीक है, वो स्मॉलर माइक्रोमोलिक्यूल है, जो रिटेंटेट में है वो मैक्रोमोलिक्यूल है। ठीक है, जो छोटा है इसीलिए तो छन्नी के थ्रू फिल्ट्रेट में आ गया। तो अब हम क्या कह रहे हैं इसको, बायो माइक्रोमोलिक्यूल। दैट मीन्स उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है ना, वो 800 से लेके 1000 डाल्टन के बीच में है, या फिर कम है, 800 टू 1000 डाल्टन के कम, उससे भी कम है, तो इसको हम कह रहे हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल। अब अगर 1000 डाल्टन से ऊपर है इसका क्या कहते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर वेट, तो अब हम इसको क्या कहते हैं, बायो मैक्रोमोलिक्यूल। दैट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। ठीक है, अभी समझ में आ गया फिल्ट्रेट और रिटेंटेट। अब देखो, अब हाँ भाई, आपके पास फिल्ट्रेट भी है, आपके पास रिटेंटेट भी है, लेकिन फिर भी आपको केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं मिला। अब ये सब करना बाकी भी तो है अभी। अब आप क्या करोगे बेटा, अब आप क्या करोगे, जो वेट वेट है, ओके, तो वेट वेट जो रहता है ना लिविंग टिश्यू का, वो आप वेट करके रखोगे। कैसे करोगे, एक मिनट। अब आपने उसको ग्राइंड किया ना मोटर एंड पेसल में, ओके, मोटर एंड पेसल में। अब उसको ग्राइंड करने से पहले आपको क्या करना होता है, आपको उसका तोलना करना होता है। ओके, तोल, जैसे तोल कहते हैं ना वेट, उसको आपका वेट निकालना होता है। जैसे आपने एक यहाँ पे कैरेट ले लिया था समझो, अब इस कैरेट को आप सबसे पहले क्या करोगे बेटा, इसका वेट चेक करोगे, हाँ भाई ये कितने ग्राम्स का है, समझ लो कुछ 10 ग्राम्स का ये होगा कैरेट। अब इसको आपने क्या किया, मोटर एंड पेसल में डाला, इसका बनाया भरता। ठीक है, मोटर एंड पेसल में डाला, इसका भरता बनाया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला, इसको फिर ऐसे करके छान लिया आपने। ओके, यहाँ पे छान लिया, कुछ रिटेंटेट रह गया, कुछ फिल्ट्रेट में आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ओके, सो यहाँ पे वही लिखा है, वे द लिविंग टिश्यू, ओके, एंड इट इज ड्राइड टू इवापोरेट वाटर। अब आप क्या करोगे बेटा, अब ये जो आपने सेपरेट किया है ना, इसको ड्राई करोगे।
कैसे ड्राई करोगे, जैसे धूप में रख दिया, या फिर आप कैसे कर सकते हो, माइक्रो ओवन में आप उसका सारा जो है मॉइस्चर कंटेंट उसको निकाल सकते हो। जब आपने सारा कुछ निकाल लिया कि ड्राई कंटेंट उसका मतलब वाटरी कंटेंट निकाल लिया, तो ड्राई वेट रहता है। अब आप क्या करोगे, उसका ड्राई वेट भी वे करोगे, मतलब फिल्टर्ड और रिटेंटेड दोनों का, कि दोनों का आपने ड्राई वेट लेना है। तो यहाँ पे ड्राई वेट भी आप तोल रहे हो, ठीक है। तो आप समझो अब इतना सब कुछ कम हो गया, वाटर वेट चला गया, तो समझ लो अब कितना रह गया, शायद रहा होगा 2.5 ग्राम्स। ओके, 2.5 ग्राम्स इसका ड्राई वेट है। अब आपके पास क्या हो गया, सारा मॉइस्चर चला गया, आपके पास ड्राई कंपोनेंट्स आपके हाथ में है। अब आप क्या करोगे इसको, इट इज फुल्ली बर्न टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड्स टू गैसियस फॉर्म। अब आप इसको जलाओगे। ओके, जो भी ड्राई चीजें सॉरी, जो भी ड्राई चीजें आपके हाथ में मिली हैं, अब आप उसको जलाओगे। जब जलाओगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, सारे कार्बन कंपाउंड्स। वाटर जो है वो भी वेपराइज होके, अगर कुछ बचा कुचा है तो वो भी वेपराइज होके चला जाएगा, आपको मिलेगा अभी राख। राख मिलेगी, जिसको हम ऐश कहते हैं। अब इस ऐश में होगा बेटा कितने एलिमेंट्स हैं, जैसे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। देखो बेटा, हम लोग क्या क्या है इसमें, केमिकल कॉम्पोजिशन, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यहाँ पे देखो फिर। ओके, ये सारी चीजें इसमें थी, किसमें, कैरेट में। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके हमने एनालिसिस किया ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन इन अ टिश्यू। कौन सा टिश्यू लिया था हमने लिया था कैरेट, ठीक है। तो ऐसे करके हम सारे चीजों का केमिकल कॉम्पोजिशन निकाल सकते हैं, कोई लीफ का निकाल सकते हैं, कोई वेजिटेबल का कर सकते हैं, कोई एनिमल सेल का भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं बेटा, ठीक है। सो इतना आपके लिए काफी है। नीट में भी मैं सच बताऊंगी ना, इससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं है इस पार्ट से, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चंस आने के दूसरे हैं पार्ट्स, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो बेटा, वेट, okay, comparison of elements in non-living and living matter। तो परसेंटेज ऑफ वेट इन अर्थ क्रस्ट विथ ह्यूमन बॉडी, ये आपके बुक में दिया है, इसको आप एक बार देख लो। जैसे अर्थ क्रस्ट में देखो, यहाँ पे इतना है, ह्यूमन बॉडी में इतना है। कार्बन देखो अर्थ क्रस्ट में कितना कम है, लेकिन ह्यूमन बॉडी में कितना ज्यादा है। ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में कम है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। ऐसे करके हमको कंपैरिजन भी याद रखना है। क्लियर नाउ, molecular weight of biomicromolecules found in acid soluble pool ranges from 18 to 800 डाल्टन। मैंने बताया ना बेटा, जो भी आपको चाय, मतलब चाय जो हमको मिली है ना फिल्ट्रेट, तो उस फिल्ट्रेट को हमने एसिड सॉल्युबल पूल कहा। तो इस एसिड सॉल्युबल पूल में जितने भी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, सारों का मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 18 से 800 डाल्टन, ठीक है। तो 18 से 800 डाल्टन तक रेंज करता है। अब आप मुझे पूछोगे, मैम हाँ, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में है क्या आखिर? ओके, चाय में है क्या? चाय में है बेटा अमीनो एसिड, लिपिड, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। इस लिपिड की तो दूसरी ही कहानी है बेटा, लिपिड को ना थोड़ा साइड में रखो, ठीक है। क्योंकि ये जो लिपिड है ना, एक्चुअली द प्रॉब्लम विथ लिपिड इज, ये रहता है मैं इसके बाद में बताऊंगी। ओके, लिपिड का अभी क्योंकि स्टार्टिंग में बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लिपिड को हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलो, अमीनो एसिड्स का हम लोग ने देख लिया, अभी वो देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, हाँ भाई, इतने के बीच में क्वेश्चन भी आ गया। द एसिड यूज्ड फॉर प्रिलिमिनरी सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल इन अ लिविंग टिश्यू इज, जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में बताओ। ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। किस एसिड को यूज करके हमने एसिड सॉल्युबल पूल और एसिड इनसॉल्युबल पूल बनाया? कम ऑन, लिखो बेटा चैट बॉक्स में। ट्राइक्लोरोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। कोई तो आंसर कर दो। हाँ, एक आंसर आया पार्थ का, बेटा यू आर रॉन्ग, इट इज ट्राइक्लोरोसिटिक एसिड। अभी अभी तो देखा यहाँ पे, अभी अभी तो देखा यहाँ पे, देखो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ओके, कौन सा यूज कर रहे हैं बेटा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, नॉट एसिटिक एसिड। ओके, चलो, तो यहाँ पे देखो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। अब जितने बच्चों को समझ नहीं आया वो एक बार और रिवाइज कर लो यहाँ पे, ठीक है। द लिविंग टिश्यू इज ग्राइंडेड यूजिंग मोटर एंड पेसल। मैंने बोला ना इमाम दस्ता, वो कूटने वाला। द लिविंग टिश्यू इज मिक्सड विथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड while grinding. The solution obtained is then filtered and separated into two fractions. जो चाय है उसको हम कहते हैं चाय, सॉरी, एसिड सॉल्युबल पूल। एसिड इनसॉल्युबल पूल किसको कहते हैं? ये है चाय पत्ती, मतलब ये छन्नी के अंदर से नहीं निकली, ओके, क्योंकि ये बड़ी थी,
तो वो छन्नी में ही रह गई, ये चाय पत्ती है, ठीक है। द एसिड सॉल्युबल पूल कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हुज मॉलिक्यूलर वेट इज बिटवीन 8 to 800 डाल्टन्स। 800 या फिर 1000 के ऊपर नहीं जाता, 800 से 1000 के नीचे है वो माइक्रो मॉलिक्यूल है, 800 से 1000 के ऊपर है तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो वही देखना है। whereas the molecules in the acid insoluble pool consist, okay, of molecular weight above 800 daltons with the exception of lipid। मैंने बोला ना लिपिड की अलग ही कहानी है, मैं बाद में समझाती हूँ, ठीक है। उनको हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। चलो, these biomolecules having molecular weight greater than 1000, जिनको हम कह रहे हैं मैक्रो, मैक्रो है तो 1000 के ऊपर है, याद रखो। चलो, तो मैक्रो में क्या रहते हैं? मैक्रो में बेटा प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लिक एसिड्स, याद रखो बेटा। माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ओके, माइक्रो में क्या थे? अमीनो एसिड्स थे, ओके, अमीनो एसिड्स थे, मोनोसैकेराइड्स थे, ओके, मोनोसैकेराइड्स थे, और क्या था बेटा? लिपिड था, और क्या था? हाँ देखो, अमीनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेसिस। हाँ, शुगर में भी बेटा मोनोसैकेराइड्स लिखना बहुत बेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे फिर फैटी एसिड्स, ठीक है। तो मैक्रो में क्या हो गया? मैक्रो में होगा प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। समझ आ रहा है? चलो, नाउ देयर मॉलिक्यूलर वेट इज अबाउट 10,000 एंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इन्हीं को हम कह रहे हैं ना मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन, इंक्लूड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलीज। तो सेल के ऑर्गेनल्स हम जिसको कहते हैं ना बेटा, उनसे बना है ये मैक्रोमोलिक्यूल, ओके, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल से। चलो, तो अब मैं बताऊंगी आपको लिपिड की कहानी, ठीक है। सो लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल as its molecular weight does not exceed 800 डाल्टन। होता क्या है बेटा, देखो, अब आप क्या कर रहे हो? चाय बना लिया आपने, चाय बना लिया, चाय को छान लिया, फिल्टर्ड और रिटेंटेड मिल गया। अब आप क्या करोगे? चाय के साथ साथ आपको किसी ने बता दिया कि हाँ भाई आप ऑलिव ऑयल पीना, ऑलिव ऑयल पियोगे तो आप सेहत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं रहेगा, सेहत अच्छी रहेगी। आप क्या करोगे? मुझे खाने में ऑलिव ऑयल नहीं पसंद तो मैं चाय में डाल के पीऊंगा। तो अब आप क्या करोगे? इस ऑलिव ऑयल को चाय में पकाने में डालोगे, तो अब क्या होगा बेटा? अब क्या होगा? ऑलिव ऑयल चाय में घुलेगा नहीं, वो घुलेगा नहीं। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये जो ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल जो है ना बेटा, अब ये क्या करेगा? अब आप मुझे बताओ ये क्या करेगा? अब एक्सप्लेन करने के बाद बताना, ठीक है। लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलिक्यूल, ये मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 से ऊपर नहीं है। बट it comes under acid insoluble fraction because many lipids are arranged into structures like cell membrane, ओके, सेल मेम्ब्रेन की तरह ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। बेटा आपने पढ़ा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, मैंने आपको समझाया है ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं फ्लूइड मोजेक मॉडल, जिसको क्वासी हम लोग देते हैं ना, क्वासी फ्लूइड, जिसका मतलब है सेमी फ्लूइड है। ये आप कैसे भी ऐसे हिलाओ जैसे वेव की तरह ये शेप ले लेता है, ठीक है। तो ये ऐसा शेप ले लेता है। अब क्या होगा? जब ऐसा टिश्यू आप ग्राइंड करोगे, जब उसका सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होगा, तो अब ये क्या करेगा? ये वाटर सॉल्युबल में नहीं रहेगा, ये वाटर इनसॉल्युबल रहेगा, ठीक है। दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड अलोंग द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस। जो लिपिड है वो ब्रेक डाउन अगर आप करने की कोशिश करोगे, तो मतलब अगर बड़ा लिपिड है तो वो छोटे छोटे लिपिड में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन सॉल्युबल नहीं होगा बेटा, सॉल्युबल घुलेगा नहीं। बड़ा अगर लिपिड है, फैट है, तो वो छोटे 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 वेसिकल्स में बन जाएगा, ओके, लेकिन घुलेगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं बेटा, लिपिड को हम लोग स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये जो है चाय पत्ती में भी नहीं रही, लेकिन चाय में तो आई, चाय में तो आई, लेकिन घुल नहीं रही। क्यों घुल मिल नहीं रही? क्योंकि इसका जो कैरेक्टर है इसी तरह का है, ये मिलेगी नहीं, ठीक है। सो दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड अलोंग द एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसको फिल्टर करने की कोशिश करो तो भी नहीं होगा, पत्ती में भी थोड़ी रह जाएगी, चाय में भी थोड़ी रह जाएगी। ये सब होता क्यों है? क्योंकि बिकॉज इट डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन, ओके। अगर ये 800 के ऊपर होती, ओके, 800 के ऊपर होती तो हम इसको इजीली मैक्रो कह सकते थे। इसका स्ट्रक्चर पूरा मैक्रो की तरह है, लेकिन इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 800 से अंदर है। बस आपको इतना याद रखना है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है।
चलो ना, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, तो एक सेल के अंदर होगा क्या बेटा, वाटर होगा 70 to 90%, प्रोटीन होगा 10 to 15%, कार्ब्स होंगे 3%, न्यूक्लिक एसिड होगा विच इज डीएनए 5 to 7%, एंड देन कुछ अमाउंट ऑफ आयोन्स होते हैं. नाउ कमिंग टू अमीनो एसिड्स, अब हम बेटा अमीनो एसिड्स के बारे में थोड़ा जानते हैं. व्हाट आर अमीनो एसिड्स? दे आर कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ एन अमीनो ग्रुप. ओके, तो अमीनो एसिड्स में होता क्या है, एक अमाइन ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है. अमाइन ग्रुप में यहाँ पे देख लो NH2, एसिड ग्रुप में COOH कार्बोक्सिल ग्रुप. ठीक है, और एक H होता है और एक वेरिएबल ग्रुप होता है. तो यहाँ पे देख लो बेटा, अब इस यहाँ पे बीच में जो कार्बन है ना, इसको हम कह रहे हैं अल्फा कार्बन. ये अल्फा कार्बन होता है. इस अल्फा कार्बन को दूसरे सारे जो है वो अलग अलग ग्रुप्स अटैच हुए हैं. यहाँ पे देखो अल्फा ग्रुप के लेफ्ट में यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, राइट में कार्बोक्सिल ग्रुप है, ऊपर H है, नीचे वेरिएबल साइड चेन है. मतलब इस R की जगह पे दूसरे 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 फंक्शनल ग्रुप्स आके अटैच करेंगे. ठीक है, तो अब इस बीच वाले C को हमने कह दिया अल्फा कार्बन. ठीक है, अब इस अमाइनो एसिड्स को बेटा हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. अब आपको सवाल आएगा बेटा नीट में, ओके नीट में आएगा, शायद CBSE में भी आ सकता है. आप आपको पूछेंगे क्यों अमीनो एसिड्स को सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कहते हैं? क्योंकि बीच में जो अल्फा कार्बन है ना, तो इसके सराउंडिंग में ऐसे करके H होते हैं. ओके, चारों तरफ H होते हैं. ठीक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, मीथेन कह दिया. अब आप क्या करोगे, फर्स्ट हाइड्रोजन जहां पे है वहां पे आपने अमाइन ग्रुप डाल दिया, जहां पे सेकेंड है वहां पे कार्बोक्सिल डाल दिया, ऊपर H ऐसा ही रह गया, नीचे के H को आपने R बना लिया. ये वेरिएबल ग्रुप है. यहाँ पे अगर आप CH3 डालोगे तो कुछ अमीनो एसिड बनेगा, H डालेंगे तो कुछ और अमीनो एसिड बनेगा, तो कुछ कुछ करके बनता रहता है. तो इस अमीनो एसिड का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीथेन के जैसा ही है, और इसमें H की जगह पे हम लोग कोई और ग्रुप ऐड किए हैं. कौन से ऐड किए हैं? अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल एक ग्रुप दैट इज COOH एसिड ग्रुप, एंड देन वेरिएबल ग्रुप. ठीक है, तो ये है बेसिक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने बताया ना, यहाँ पे देखो C है. ओके, ये अल्फा कार्बन है, एक तरफ अमीनो ग्रुप आ गया, दूसरी तरफ कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया, एक H है, दूसरा R है. तो R की जगह अगर H आ जाए तो हम इसको कहते हैं ग्लाइसिन. कौन सा अमीनो एसिड है? R की जगह में H आता है तो ग्लाइसिन अमीनो एसिड है. अगर R की जगह में CH3 आ जाए तो वो अलेनिन बनाता है, अलेनिन अमीनो एसिड. अगर R की जगह पे CH2OH आता है तो ये बनाता है सेरीन अमीनो एसिड. समझ में आ रहा है? तो अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर किन चीजों से बना है? अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप. एक H होता है, दूसरा वेरिएबल ग्रुप जो बदलता रहता है डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए. ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैंने आपको एक डायग्राम दिया है. इट इज अ गाइड टू द 20 कॉमन अमीनो एसिड्स. ठीक है, तो देखो बेटा, वैसे तो बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं, 500 से भी ऊपर अमीनो एसिड्स हैं, बट हमारे जो बॉडी में आपको अमीनो एसिड्स मिलते हैं ना, जो आपके बॉडी में प्रोटीन को कोड करते हैं, या आप आगे जाके पढ़ोगे बेटा, ये जेनेटिक कोड यहाँ पे जो लिखा है ना, इस पे ज्यादा टेंशन मतलब लोड मत लो, ये 12th में आएगा. व्हाट इज जेनेटिक कोड, क्या होता है, कैसे होता है, सब मैं समझाऊंगी तब. लेकिन अब के लिए आपको क्या याद रखना है, 20 अमीनो एसिड आपके बॉडी में है जो कि बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं. ओके, 20 अमीनो एसिड कौन कौन से है, यहाँ पे मैंने लिस्ट दी है बेटा. अलेनाइन. ओके, अलेनाइन कैसा अमीनो एसिड है? ये है बेटा एलिफैटिक अमीनो एसिड. ग्लाइसिन है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, प्रोलिन, वालिन. फिनाइल अलेनाइन, फिनाइल अलेनाइन कैसा है? ये एरोमेटिक अमीनो एसिड है. ट्रिप्टोफान अगेन एरोमेटिक. टाइरोसिन अगेन एरोमेटिक. अब आपकी नीट में पूछेगा बेटा, ओके आपके नीट में पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड इज अ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड. अब क्या लिखोगे? अभी चार्ट देख के बताओ कौन से दो यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हैं. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन से हैं बेटा? कलर देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है सल्फर कंटेनिंग, अमाइडिक, नॉन एसेंशियल, एसेंशियल, ओके, बेसिक, एसिडिक, एरोमेटिक, एलिफैटिक. अब इस कलर का आप देखो, इस कलर का सर्कल देखो, यहाँ पे कौन सा है? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है? सिस्टीन है बेटा. ओके, ये मस्टर्ड कलर का है ना, येलो मस्टर्ड कलर, तो ये सिस्टीन है और मिथ्योनिन है. ये दोनों कैसे हैं बेटा? इनके पास सल्फर ग्रुप है. क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे S और यहाँ पे S? तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से हैं? सिस्टीन और मिथ्योनिन. समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है?
ओके, अब आप मुझे बताओ कौन सा ओके, तो कौन सा अमीनो एसिड एसिडिक है? नाउ यू टेल मी। यहाँ पे एसिडिक का कलर यहाँ पे ये दिखा रहा है, तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ विच अमीनो एसिड्स गिवन हियर। यहाँ पे 20 अमीनो एसिड्स हैं, तो इन 20 अमीनो एसिड्स में कौन सा एसिडिक है? वेरी गुड उन्नति, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। देखो बेटा नाम में ही लिखा है एसिड, तो ये एसिडिक है। तो बेटा ये चार्ट जो मैंने यहाँ पे दिया है ना, बहुत जरूरी चार्ट है। इसमें से मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तो बिल्कुल बनेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट। ओके, 2 क्वेश्चंस तो बिल्कुल बनेंगे। ठीक है, अच्छे से देखो, याद रखो और समझो। ठीक है, और यहाँ पे जो सर्कल है ना, जो सर्कल है वो नॉन एसेंशियल है, और यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है वो एसेंशियल है। मैं अभी आपको बताऊंगी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या होता है। ठीक है, तो चलो नाउ so in our body for the protein synthesis there are 20 types of amino acids. तो मेजरली बेटा हम लोग अमीनो एसिड्स को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। Okay, so amino acids are of 3 types: acidic amino acids, basic amino acid, neutral amino acid. Okay, acidic amino acid में क्या होता है बेटा, इसमें एसिडिक ग्रुप ज्यादा होता है, जैसे COOH ना बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, COOH का जो फंक्शनल ग्रुप है, वो जो ग्रुप है ना कार्बोक्सिल ग्रुप, ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं अमीनो एसिड्स में, तो हमने इनको क्या बुला दिया, एसिडिक। तो यहाँ पे देखो 2-2 है, 1-2 ग्लूटामिक एसिड में। अब बेसिक किसको कहते हैं? बेसिक में जिसमें NH ग्रुप जो था ना, NH ग्रुप बहुत ज्यादा प्रेजेंट है अमीनो एसिड में, तो इसको हमने कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड, जैसे लाइसिन है। न्यूट्रल वैलिन अमीनो एसिड, सॉरी न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स इसमें क्या होता है, एक कार्बोक्सिल एक अमाइन। ठीक है, इनको हमने कह दिया न्यूट्रल अमीनो एसिड। एग्जांपल इज वैलिन। तो सम अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक, मैंने बताया ना कुछ एरोमेटिक भी होते हैं और कुछ एलिफैटिक भी होते हैं। तो ये सारी चीजें ना आप देख समझ के पढ़ लो बेटा। एक मिनट, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। ओके, नाउ व्हाट इज योर होमवर्क? मेरे पास लिस्ट तो है, बट ये आपको मैं होमवर्क देना चाहती हूँ। आपका होमवर्क है बेटा, यू हैव टू गेट मी द लिस्ट। कल आपको लिस्ट लेके आना है, कितने एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स हैं और न्यूट्रल। तो आपको मैंने 20 से 21 का लिस्ट दिया है ना बेटा। 21 इज सेलेसिस्टीन, उसका हटा दो, वो न्यूली इन्वेंटेड अमीनो एसिड है। लेकिन जो मैंने 20 अमीनो एसिड आपको बताया, इनमें यहाँ पे 3 ही एग्जाम्पल दिए हैं, ग्लूटामिक एसिड, लाइसिन, वैलिन। तो बाकी जो जितने भी बचे हैं ना 17, तो उनका आपको लाना है एड्रेस, कल सारी लिस्ट लानी है। ठीक है, चलो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो, राइट। ओके, अमीनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अमीनो एसिड्स को हम लोग 2 और टाइप से भी क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा, जिसको हम कहते हैं एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। एसेंशियल कौन से हैं? दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। हमारी बॉडी उस अमीनो एसिड को नहीं बनाती, उसको हमने क्या करना है, डाइट के थ्रू अपने बॉडी में लेना है। ओके, जैसे लाइसिन है, ल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफान, ये हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, हमको डाइट में इसकी कमी पूरी करनी है। तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है बेटा, ये हमारी बॉडी बनाती है। हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म ऐसा है, फिजियोलॉजी ऐसा है कि ये सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बनाती है। ठीक है, तो ये चलो क्लियर हो गया। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज। अभी मैंने आपको 3 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताया ना, तो उनमें से एक है सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है बेटा? ग्लाइसिन, प्रोलिन, ल्यूसिन, ट्रिप्टोफान। वेरी गुड उन्नति, यू आर वेरी करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। जो ग्लाइसिन है ना वो सिंपलेस्ट है, क्यों? क्योंकि आर के प्लेस में जो वेरिएबल ग्रुप था ना बेटा, वहां पे आपने सिर्फ H डाला। H तो सबसे बेसिक है ना, तो सिर्फ H डाला, ये एकदम सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, क्योंकि आर की जगह पे सिर्फ और सिर्फ H है। ठीक है, so simplest amino acid is glycine having hydrogen substituent as its side chain. Glycine is the smallest of 20 amino acids commonly found in proteins and indeed a smallest possible. Glycine होता कैसे है? कलरलेस है, स्वीट टेस्टिंग, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, ये आपको जानना है। देन
In amino acids, amine group and carboxyl group have ionizable nature. So structure of amino acids changes in solution of different pH. जब आप अमीनो एसिड को बेटा अब जब आप अमीनो एसिड को डिफरेंट पीएच सॉल्यूशंस में डालते हो, ओके, डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशंस में डालते हो तो तब क्या होता है बेटा, तब वहां पे आयोनाइजिंग होती है। बेटा आयोनाइजिंग क्या कहते हैं, जैसे समझ लो किसी में अब कोई है जिसमें प्लस ऐड कर लिया, जैसे Na+Cl-, तो ये क्या है बेटा, ये आयोनाइजिंग नेचर है। अगर यहाँ पे प्लस डाला तो ये आयोनाइजिंग नेचर है, माइनस डाला तो ये आयोनाइजिंग नेचर है। तो अब ऐसा प्लस माइनस का जो कहानी है ये आपके अमीनो एसिड में देखने को मिलती है। ठीक है, जब आप इसको डिफरेंट पीएच के सॉल्यूशंस में डालते हो अमीनो एसिड को, तब क्या होता है, बोथ अमाइन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स आर आयोनाइज्ड एंड इट इज कॉल्ड एज ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन बनाता है। बेटा ज्विटर आयन क्या है, ये एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। Okay, this is a neutral structure where you will be seeing amino group also and carboxylic group also. बट ये अमीनो और कार्बोक्सिलिक जो है ना, इसमें यहाँ पे प्लस और माइनस आपको देखने को मिलेगा, विच इंडिकेट्स आयोनाइजिंग नेचर। ठीक है, आयोनाइजिंग नेचर आपको देखने को मिलता है, जिसका क्या मतलब है, सॉरी, सी वो H से जो H है ना बेटा, वो निकल के अमाइन ग्रुप में आ गया। समझ में आ रहा है, सी वो H से, यहाँ पे H होना चाहिए था लेकिन ये H कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। डिफरेंट पीएचएस में ऐसा आयोनाइजिंग होता है। इस क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ज्विटर आयन। ठीक है, ज्विटर आयन कहते हैं। तो चलो, आई होप दिस इज क्लियर। ज्विटर आयन सबको समझ में आ गया ना, व्हाट इज ज्विटर आयन? इज इट क्लियर ज्विटर आयन क्या है? ओके ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। मैंने बोला ना, अमीनो एसिड्स जो है ना, अमीनो एसिड्स मोनोमर्स हैं। जब हम बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलाते हैं तो वो बन जाता है पॉलीमर। ओके, वो पॉलीमर बनता है। दे आर पॉलीपेप्टाइड्स। ओके, बहुत सारे पेप्टाइड हैं तो इसको हम कहने कह दिया पॉलीपेप्टाइड। तो इनमें आप क्या देखोगे, लीनियर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने बताया लीनियर मतलब स्ट्रेट चेन। ओके, स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स जो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हुए हैं। Now, peptide bond is formed when carboxyl group of one amino acid reacts with amine group of next amino acid by releasing a molecule of water. Okay, तो यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। अब तक मैंने आपको समझाया, हाँ भाई प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो कैसे बना पेप्टाइड बॉन्ड, जैसे देखो ये अमीनो एसिड नंबर 1 है, ये अमीनो एसिड नंबर 2 है। ठीक है, जो अमीनो एसिड, फर्स्ट अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप से वो H, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, वो H जो है ये रिएक्ट करेगा अमीनो ग्रुप के H के साथ। तो ये जब वो H और H मिलेगा तो ये यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, जैसे डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर आएगा। जब ये मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर आ गया तो आपको यहाँ पे क्या बचा, H2O निकाल दिया तो सिर्फ ये बचा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन बन गया, 2 अमीनो एसिड से एक पॉलीपेप्टाइड चेन। समझ में आ रहा है? चलो, आई होप दिस इज क्लियर। ऑलराइट, नाउ तभी प्रोटीन किस चीज के लिए जरूरी है बेटा, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ होती है उसके लिए जरूरी है, और जो टिश्यू रिपेयर होता है। जैसे समझ लो हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा जख्म होते रहते हैं, घाव होते रहते हैं। ओके, वुंड्स विल बी कंटिन्यूअसली अकरिंग। अब वो वुंड कैसे हील होते हैं, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। बेटा प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है बेटा प्रोटीन। ठीक है, तो फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर प्रोटीन्स आर नीडेड। देन ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के उधर और इधर भेजने के लिए हमको यहाँ पे भी प्रोटीन के बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने पढ़ा था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, बाइलिपिड, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर में बेटा बीच बीच में प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन, पेरिफेरल प्रोटीन होता है। तो वो किस लिए हेल्प करते हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए। देन एक्ट्स एज इंटरसेलुलर ग्राउंड टिश्यू, जिसका एग्जाम्पल है कोलाजन। ओके, कोलाजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है बेटा हमारे बॉडी में। ओके, जैसे आप समझ लो हमारे बॉडी में जो ये इलास्टिसिटी आती है ना, जैसे आप ऐसा करके खींचते हो अपने गाल को, ऐसा करके चीक्स को खींचते हो तो वापस चले जाते हैं ना अपने प्लेस में,
ऐसे रहते हैं क्या, वापस चले जाते हैं। तो ये इलास्टिसिटी जो आप देखते हो ना, दिस इज बिकॉज ऑफ कोलेजन। ये एज के साथ कम होती जाती है, इसीलिए आप देखोगे ओल्डर पीपल में यहाँ पे सैगिंग होती है, ऐसे करके झुर्रियां पड़ जाते हैं। That is because of collagen protein. Acts as antibodies to fight infectious organisms. बहुत जरूरी है, वहां पे भी प्रोटीन एक्ट्स हैज रिसेप्टर्स। किस चीज के रिसेप्टर? स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, सब चीजों के लिए। एंड सम आर हार्मोन्स। मैंने ये आपको समझाया था, आपको नहीं, आपके सीनियर्स को समझाया था, बेटा याद रखो कुछ हार्मोन्स ना प्रोटीन के भी बने होते हैं। इंसुलिन एग्जाम्पल है इसका। आपने देखा होगा डायबिटिक जो पेशेंट्स है ना, वो इंसुलिन को गोली की तरह ऐसे निगलते नहीं है। जैसे आपको बुखार आ गया, ओके, और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, हाँ भाई तुम पैरासीटामोल ले लो, एक एंटीबायोटिक ले लो। अब आप वो क्या करोगे, पानी के साथ आप ऐसे करके निगलोगे और खा के सो जाओगे, है ना, मतलब रिकवर होने के लिए। ओके, तो बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डायबिटिक पेशेंट है ना, वो इंसुलिन को ओरली नहीं लेते, दे डोंट टेक इट ओरली, दे टेक इट इन अ ब्लड, इंजेक्शन लेते हैं, सीधा ब्लड को देते हैं। क्यों बेटा? ये इंसुलिन प्रोटीनेशियस है, जब ये हमारे ओरली ओरल माउथ में जाएगा ना, तब आप जाके इसको ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद प्रोटीएज एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं। अब ये इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में जाके काम क्या करेगा? इसीलिए हम इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं डालते, डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में डालते हैं। ठीक है, याद रखो बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स, हार्मोन्स भी प्रोटीन के बने होते हैं। चलो, अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजन। एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट, बट व्हेन इट कम्स टू बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है बेटा? रुबिस्को। अब आप मुझे पूछोगे मैम कहाँ पे आता है रुबिस्को, जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे ना बेटा, तब बताऊंगी। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, सब चीजें पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी रुबिस्को। ठीक है, चलो। नाउ देयर आर स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चरल लेवल्स हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो इन लेवल्स को बेटा हमने पढ़ना है अभी। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? मैंने आपको बताया प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नथिंग बट इट इज द लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, लीनियर होता है। जैसे देखो यहाँ पे अमीनो एसिड पेप्टाइड के साथ बॉन्ड हो गया, अमीनो एसिड ऐसे करके एक लीनियर बॉन्ड बनाता है। इट डिस्क्राइब्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ओके, सो ये है बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये है प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब आपको याद रखने वाली चीज, हाँ ये क्वेश्चन ये IT4 में आया था, ये IET4 में ये क्वेश्चन आया था। क्या आया था बेटा? लेफ्ट एंड में। ओके, यहाँ पे देखो ये ग्रुप, यहाँ पे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट एंड में, जैसे समझ लो फर्स्ट अमीनो एसिड कौन सा होता है, इसमें होता है एन टर्मिनल। एन टर्मिनल मतलब अमाइन ग्रुप का टर्मिनल होता है, दैट इज फर्स्ट अमीनो एसिड भी कह सकते हो या लेफ्ट एंड भी कह सकते हो। लास्ट अमीनो एसिड या फिर राइट एंड जिसको कहते हैं, वहां पे होता है कार्बोक्सिल या फिर सी टर्मिनल अमीनो एसिड। ये याद रखो बेटा, ये आपकी EIT4 में भी आया था। ठीक है, फर्स्ट अमीनो एसिड इज लेफ्ट टर्मिनल, लास्ट अमीनो एसिड इज राइट एंड टर्मिनल। ओके, एन टर्मिनल, सी टर्मिनल। ओके, हर प्रोटीन का एंड या तो अमीनो एसिड से होता है, मतलब अमाइन से होता है, दैट इज एन, एन टर्मिनल से होता है या सी टर्मिनल से होता है। ठीक है, चलो। ना कमिंग टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, वही लीनियर जो था ना हमारा लीनियर प्रोटीन, वो अब क्या करेगा, राइट हैंडेड हीलिक्स बनाएगा। ऐसे राइट हैंडेडली ऐसे ये मूव करेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। जब ये घूमेगा तो ऐसे करके हेलिक्स बन जाता है। ओ हो क्या रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड। तो हीलिक्स बन गया, तो इसको हम कहते हैं राइट हैंडेड हीलिक्स। ठीक है, तो अब इसके अलावा भी आपको क्या याद रखना है, जो अल्फा हीलिक्स है ना, इसका एग्जाम्पल याद रखना है बेटा, केराटिन एंड फाइब्रोइन, जिसको हम सिल्क फाइबर भी कहते हैं। ये एक टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। दूसरा टाइप का सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बीटा प्लीटेड शीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लीटेड ऐसे करके प्लीट्स में अरेंज होता है, ऐसे ऐसे प्लीट्स, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज बीटा प्लीटेड शीट एंड दिस इज अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये होते हैं बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल केराटिन एंड फाइब्रोइन। यहाँ पे देखो बेटा केराटिन, केराटिन कहाँ पे होता है, हमारे बालों का प्रोटीन है बेटा। किसी के बाल बहुत अच्छे हैं तो आपने देखा होगा उनके अंदर बालों में केराटिन प्रोटीन बहुत ज्यादा है।
ठीक है, तो टिपिकल स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिंक्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड, देखो यहाँ पे भी डाइसल्फाइड बॉन्ड आता है, ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ पे कुछ जगह पे है, कुछ जगह पे यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे करके बने होते हैं, ठीक है, सो दिस इज केराटिन। ओके, चलो, तो दूसरा मैंने बोला था आपको सिल्क प्रोटीन, फाइब्रोइन, तो यहाँ पे भी आप देखो बीटा प्लीटेड शीट्स दिख रहा है, यहाँ पे बीटा प्लीटेड शीट्स ऐसे ऐसे करके अरेंज होते हैं। समझ आ रहा है, चलो, सो दिस इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कमिंग टू टर्शियरी स्ट्रक्चर, ओके, सो टर्शियरी स्ट्रक्चर में हो क्या रहा है, यहाँ पे देखो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो फर्दर बहुत ज्यादा फोल्ड हो रहा है एंड इट विल लुक लाइक अ हॉलो वुलन बॉल, और ये वुलन बॉल जैसा दिखेगा, ओके, और ये 3D व्यू भी देता है बेटा, ओके, इट गिव्स अ 3 डायमेंशनल व्यू, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीटा और अल्फा हेलिक्स ऐसे घुल मिल जाते हैं और ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, सो दिस इज 3D व्यू, ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। अब आप मुझे पूछोगे मैम व्हाट इज द सोर्स ऑफ केराटिन, सो फूड बेटा, फूड, आपको बहुत सारी चीजों में आपके फूड सोर्सेस में केराटिन ज्यादा मिलता है बेटा। अगर किसी को इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आप जाओगे डॉक्टर के पास, मैम मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, आप बोलोगे डॉक्टर को मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, क्या करूं, वो सप्लीमेंट्स देंगी, आर्टिफिशियली आपको सप्लीमेंट्स देंगी ताकि आपके बॉडी में प्रोटीन ज्यादा बने, केराटिन प्रोटीन ज्यादा बने, ठीक है, तो सोर्स तो सिर्फ यही है बेटा, ओके, हमारे बैलेंस्ड डाइट से इसका बनता है, ठीक है, बनना होता है केराटिन का। तो चलो, अब आप मैं क्या बता रही थी, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये है एक्चुअली हमारे लाइफ के लिए जरूरी, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हमने पढ़ा ना, ये कुछ भी जरूरी नहीं है, ये आप हमारे बॉडी में बिल्कुल नहीं देखोगे, यू विल नेवर सी proteins as primary and secondary in our body, you will only see tertiary structures and more, टर्शियरी देखोगे और उसके ऊपर देखोगे दैट इज क्वार्टरनरी। इसमें एग्जांपल्स आते हैं मायोग्लोबिन एंड एंजाइम्स, आपको पता है बेटा ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट मेड अप ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। देन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या होता है, मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड ईच चेन फंक्शंस एज सब यूनिट ऑफ प्रोटीन, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, बहुत सारे सब यूनिट्स बनते हैं प्रोटीन के, बेस्ट एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स हैं, देखो यहाँ पे 2 अल्फा है 2 बीटा है, ऐसे करके 4 सब यूनिट्स बना के क्या बनता है बेटा, एक एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ऐसे टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ना, ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं बेटा, यहाँ पे देखो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन फाउंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, ईच चेन हैज अ सब यूनिट्स, समझ आ रहा है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये बेटा एट अ ग्लांस ये रिवीजन करा रही हूँ, यहाँ पे ये प्राइमरी ऐसा दिखता है लीनियर, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी, ये क्वार्टरनरी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं कुछ, टाइम तो नहीं है बेटा, बस ये एक सॉल्व करके चले जाएंगे। द चार्ज्ड मॉलिक्यूल विच इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इज नोन एज, न्यूट्रल है बेटा, यू आइदर इसको पॉजिटिव होना चाहिए आइदर नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन हमने देखा था अमीनो एसिड्स में न्यूट्रल है, क्या हो रहा है, अमीनो एसिड्स में न्यूट्रल था, तो हमने उस न्यूट्रल को कह दिया था बेटा ज्विटर आयन, आइदर पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव, बट दोनों ही है तो उसको हमने कह दिया ज्विटर आयन, ठीक है। तो ज्विटर आयन इज द आंसर, ज्विटर आयन इज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल विद अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्ज, दो मल्टीपल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कैन बी प्रेजेंट, वो भी होते हैं लेकिन ज्विटर आयन भी प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, सो दिस इज ज्विटर आयन, ठीक है। सो बाकी का बेटा हम लोग कल करेंगे। वेरी गुड उन्नति एंड महेश, टुमारो वी विल कंटिन्यू, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो करके हम लोग बेटा कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, ओके। पढ़ के आना बेटा, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर को एनसीईआरटी पढ़ के आना, ठीक है, अगर कुछ डाउट्स है तो कल पूछना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, ओके, बाय बाय।